सबसे पहले तो आप बताओ कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो मैं कस्टम इंडेक्स लेके चलता हूँ और आप मुझे बताना कि इसमें फंडामेंटली क्या हो रहा है। पेन साइड देखें तो स्मॉल कैप्स में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पेन है। अब मतलब मैं कुछ अपने फेवरेट स्कैन्स पे जाऊँगा जो कि प्योरली बेस्ड है रेटिव स्ट्रेंथ पे। तो सीवी फाइनेंशियर्स में देखें तो वो बेनिफिशियरी होंगे। तो आप मुझे बताओ अपना प्रोसेस कि आप कैसे एआई को लेवरेज कर रहे हो, क्योंकि एक कॉर्नर तो इस समय ये है कि भाई एआई से जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वहीं पे अगर हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट बिजनेसेस देखें तो कि क्या लग रहा है आपको, क्या एआई बबल हो रहा है या एआई एज अ टेक आपकी हेल्प कर रहा है और इवेंचुअली आगे जाके भी हेल्प करेगा। हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक स्कैन। सो दिस इज आवर 34th वीकली वीडियो। अब आप कह रहे होंगे यार ये आज थोड़ा सा स्टाइल अलग लग रहा है, पॉडकास्ट फॉरवर्ड में है। तो यस, मतलब इस बार हम ये कोशिश करिए जो हम हर वीडियो में प्रीच भी करते हैं कि बिटवीन द लाइंस पढ़ना है। तो आपकी जो अपर लेयर थी वो स्कैनिंग ने क्लियर कर दी। नीचे की लेयर जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा, गूगल एलएम से आप कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट के साथ शेयर कर सकते हैं, बट वो बिटवीन द लाइंस कैसे पढ़ना है। तो आज मेरे साथ यश है फ्रॉम एसओआईसी रिसर्च। तो जो भी फंडामेंटल पार्ट होता है तो हमारे ग्रुप भी होता है, उसमें हम सीधे मैं शेयर करता हूँ, यश इसकी कस्टम इंडेक्स अच्छी लग रही है, इसके टेक्निकल पार्ट से लग रहा है, कुछ फंडामेंटल बता दो। तो मैंने कहा आज जो इतना हम कैमरा के पीछे करते हैं, आज कैमरा के आगे करते हैं। तो आप यश का वेलकम कर सकते हैं एंड हम शुरू करते हैं। यश कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ मैं पूछूंगा, तो ऐसी पूरा कन्वर्सेशन रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि ओवरऑल आप सबसे पहले तो आप बताओ कि मार्केट में क्या चल रहा है अभी। मार्केट क्या अच्छा, मार्केट क्या किस हो रही है? क्या है अभी? तो मार्केट में इतना हम बेसिकली दो तीन चीज़ों से देखते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि 200 डेली ईएमए क्या कह रहा है, जो लॉन्ग ईएमए हो गया आपका। फिर हम कहेंगे 50 डेली ईएमए क्या कह रहा है, और अपना कह सकते हैं कि वी स्टॉप में क्या हो रहा है, या फिर 52 वीक हाई कितने लग रहे हैं। मतलब जैसे आप मेरे साथ एक डेटा शेयर कर रहे थे कि लास्ट ईयर फरवरी में जब मार्केट बॉटम लग रहा था तो 52 वीक हाई 52 वीक लो कितना डेटा में डिस्पैरिटी थी। तो आज हम सिमिलर केस देखना है, जैसे आप भी अपनी स्क्रीन में देखना। आई एम जस्ट शेयरिंग दैट मार्केट स्कैन्स में मार्केट डैशबोर्ड। तो आप यहाँ पे देखो, मैं इसको पूरा 1 ईयर कर रहा हूँ, मतलब जहाँ आपने मेरे साथ डेटा शेयर करा था वहाँ से लेके अभी तक मैं एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 50 डेली ईएमए से ऊपर अभी स्टॉक्स जो हैं ओनली 35% है। बट ये देखो आप जब मतलब मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ आती है, दिस परसेंटेज कैन गो टू 50%, 45%, 60%। सिमिलरली अगर मैं लॉन्ग ईएमए देखूं जहाँ पे 200 डेली ईएमए दिख रहा हूँ वो 33% आ गया। तो मतलब ओवरऑल अगर ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि यार वीकनेस है, मतलब स्ट्रेंथ तो नहीं दिख रही है मार्केट में। अच्छा, फिर हम एक डेटा पॉइंट और देखते हैं जो हम आज सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि स्टॉक्स मेकिंग न्यू 52 वीक हाई। तो अगर आप ये देखोगे इसमें कि 9% ऑफ स्टॉक्स अभी से 52 वीक हाई के पास हैं, जबकि 18% 52 वीक लो के पास हैं। अब आप यही डेटा थोड़ा सा पीछे जाके देखो अराउंड 10th मार्च पे, जहाँ पे अगर लास्ट ईयर का 2025 को जहाँ अगर थोड़ी सी स्ट्रेंथ होगी तो ये आप देखो मतलब वीकनेस ज़्यादा होगी, तो आप 52 वीक लो में देखो 33% स्टॉक हो गए। तो बिल्कुल ऐसा है कि आपको हर डेटा पॉइंट सेम चीज़ बताएगा, राइट। बट इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं कि निफ्टी 500 का चार्ट आप एक बार देखना चाहोगे तो अभी देखो निफ्टी 500 का टॉप लगा था अराउंड 23 सितंबर 2024 को, एंड उसको अभी भी नहीं काटा उसने। तो बस ईएमए के ऊपर बैठा हुआ है, वी स्टॉप भी नेगेटिव है। तो मतलब अगर आप, अच्छा ये निफ्टी 500 हो गया, अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप देखोगे तो वहाँ भी आपको सिमिलर दिखेगा, ये तो वी स्टॉक हुआ, मतलब 30 वीकली ईएमए के नीचे ही है। ये तो ओवरऑल पेन है। बट आप बताओ मतलब ये तो मैंने आपको ओवरऑल मार्केट ब्रेथ के बारे में बता दिया, बट स्मॉल कैप में ज़्यादा पेन है क्या, पोर्टफोलियो लेवल पे ज़्यादा पेन हो रहा है क्या? क्योंकि मैं तो एक ओवरऑल व्यू बताया, तो आप बताओ ज़रा। तो ओवरऑल मतलब पेन साइड देखें तो स्मॉल कैप्स में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पेन है मतलब अप्लाई हो रही है ढंग से। कंपेयर टू मिड कैप या लार्ज कैप। उसमें एक वो चीज़ भी आती है क्योंकि लाइक इंस्टीट्यूशन साइड पे भी देखें एफ आई सेल कर रहे हैं। डीआईएस का फ्लो है। अब मतलब डीआईएस का फ्लो सबसे पहले जनरली कहाँ आएगा, लार्ज कैप्स में, कैप्स में आएगा। मतलब बहुत रेयर सिचुएशन होगी कि कोई बड़ा डीआईआई और म्यूचुअल फंड विल कम इनटू कि स्मॉल कैप। और जाके वो 1200-1300 करोड़ की कंपनी खरीदेगा या कोई माइक्रो कैप खरीदेगा। तो आप जाके देखोगे तो मे बी इंडेक्स निफ्टी लेवल पे आपको 15-20% का करेक्शन दिखेगा। हाँ हाँ तो वो देख के लगेगा कि मार्केट में इतनी बड़ी इतना क्यों रो रहा है। हाँ हाँ। लेकिन आप जाके एसएमई में देखोगे हाँ तो वहाँ स्टॉक्स मतलब 40%, 50%, 60% भी डाउन है। मतलब जो एक टाइम पे वो माइक्रो कैप इन्वेस्टर एक वो बन गया था, क्या कहते हैं उसको, कैटेगरी बन गई थी कि आई एम अ माइक्रो कैप इन्वेस्टर। हाँ तो वहाँ पर
अच्छे से धुलाई हुई है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मतलब ये तो हमने पूरा वैसे देख लिया, ब्रॉड मार्केट देख ब्रॉड लिया। मार्केट देखते हुए। बट आप जैसे ऐसी बहुत सारी पॉकेट्स भी होंगी, जैसे मतलब अब तो ऑडियंस भी हमारी प्रो हो चुकी है, तो कस्टम इंडेक्स देखते रहते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री में कहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो अब मैं आपसे मतलब टेक्निकल फंडामेंटल की जुगलबंदी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इतना फंडामेंटल के बारे में नहीं पता, बट आपको पता है। तो मैं कस्टम इंडेक्स लेके चलता हूँ और आप मुझे बताना कि इसमें फंडामेंटली क्या हो रहा है, ठीक है? तो मतलब ऑडियंस को भी, मतलब आप लोगों को भी ये चीज़ पता चलेगी कि कैसे टेक्निकली अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है तो फंडामेंटली कैसे देखना है उसको, कि मतलब ऐसे नहीं ऊपर ऊपर पढ़ लिया कि भाई स्ट्रेंथ खरीद लो खरीद लो खरीद लो, राइट? तो एक बार मैं कस्टम इंडेक्स में जाता हूँ, और मतलब ये कुछ बाउंसर बॉल भी हो सकती है, तो आप देख के रहना, ठीक है? तो जैसे मैं यहाँ पर शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन में भी चल रहा है, जैसे एग्रोकेमिकल चल रहा है, अल्कोहल बेवरेजेस चल रहा है, क्योंकि केबल्स एंड पावर मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आरएस भी आना चालू हो गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ हो रही है, 30 वीकली एमए की भी ऊपर आ गया और वीस्टप भी पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है, मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाओ। तो केबल्स एंड वायर्स देखें तो जनरली केबल्स एंड वायर्स हम्म इंडस्ट्री एज अ होल इज अ प्रॉक्सी टू केपेक्स बूम इन द कंट्री। अच्छा। तो केबल्स एंड वायर्स को आप वैसे समझ सकते हो कि मतलब इंडिया में अगर कुछ भी केपेक्स होगा तो कहीं ना कहीं कुछ भी केबल या वायर यूज होगा ही होगा। मतलब नर्व्स जैसा हो गया हाँ, उसका। आप आपका घर बना रहे हो, वहाँ पे के वायर्स यूज होंगे। एज बेसिक एज कि घर पे बना रहे हो। हाँ, आपके घर के बाहर बिजली का खंभा लगा हुआ है, उसमें भी पावर की वायर यूज होगी। राइट राइट। या आप फॉर एग्जांपल एकदम न्यू एज इंडस्ट्री में जाओ, डेटा सेंटर हो गया, ये मतलब इस टाइप की एआई वगैरह, वहाँ पे आप बिना वायर के ना पावर सप्लाई कर सकते हो, ना सिस्टम टू सिस्टम कम्युनिकेशन कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट। तो वायर्स एंड केबल्स एज अ इंडस्ट्री एज अ होल नर्वस सिस्टम है ऑफ योर इकोनॉमी। एक तरीके से देखें ना, कि जहाँ पे भी जैसे इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, हाँ। वहाँ पे केपेक्स बूम सिक्लिकल होगा, लेकिन इट विल बी स्ट्रक्चरल इन नेचर। अच्छा। कि मतलब मे बी अ 10-20 ईयर स्टोरी, बट मे बी अप्स एंड डाउन आते रहेंगे उसमें, कि कभी गवर्नमेंट का डिफिसिट बढ़ गया हाँ। तो थोड़ा कैपेक्स कम कर देगी, अच्छा। या कभी गवर्नमेंट का डिफिसिट कम हो गया तो फिर वापस से कैपेक्स बढ़ाना चालू कर देगी। मतलब लॉन्ग टर्म तो स्ट्रक्चर ऐसा है, बट साइकिल्स के फॉर्मेट में जाएगा। साइकिल्स के फॉर्मेट में जा सकता है। तो अब न्यू मतलब केबल्स एंड वायर्स में न्यू देखे तो क्या हो रहा है कि वहाँ पे डेटा, मतलब डेटा सेंटर्स की भी कहानी निकल के आ रही है। अच्छा। अब ऐसे देखें, इंडिया में डेटा सेंटर्स अभी बहुत छोटे स्केल पे है। जैसे अगर अपन चाइना या यूएस में जाके देखें तो इन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में 1 गीगावाट 2 गीगावाट के कैपेक्स आर नॉर्मल नॉर्मल, मतलब वहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज लाइक ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब बड़े बड़े कैपेक्स करे डेटा सेंटर में। वहीं इंडिया में जो डेटा सेंटर में अभी कैपेक्स हो रहे हैं यार, मतलब 5 मेगावाट का है, 10 मेगावाट का है, 15, वेरी लो स्केल डेटा सेंटर्स अभी इंडिया में लग रहे हैं। बट इवेंचुअली क्या होगा, जैसे जैसे एआई बूम होगा, रिसेंटली मैं जैसे लिसनिंग टू अ इंटरव्यू जहाँ पे वन ऑफ द एक्सपर्ट वाज टॉकिंग कि इंडिया में ऑलरेडी देयर आर 100 मिलियन यूजर्स ऑन दिस एआई चैटबॉट प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, 100 मिलियन। हाँ, मतलब आप जेमिनाई पकड़ लो या चैट जीपीटी पकड़ लो, क्लॉड हो गया, ये सब जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है उसमें ऑलरेडी 100 मिलियन यूजर्स हैं। तो इंडिया का हमेशा मोड तो यही रहा है कि हमारे पास यूजर बेस है। हाँ मतलब हाँ, सही बात कर रहे हो। तो राइट। अ, अब तो मतलब इसमें क्या होता है कि पीरियड जाके जैसे जैसे डेटा सेंटर में केपेक्स होगा, सो इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के आसपास में 30 to 35 बिलियन के आसपास, डॉलर्स के आसपास का केपेक्स हो सकता है इन डेटा सेंटर, जहाँ पे अभी जो 10-20 मेगावाट की कैपेसिटी है इन डेटा सेंटर्स, वो 8 गीगावाट तक जाने की एक्सपेक्टेशन है टिल 2030। अच्छा। अब इसमें फॉर केबल्स अगर टाइम देखें जाके तो पर गीगावाट अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटी 3 से 5 हजार करोड़ का कैपेक्स होता है। अच्छा। मतलब Okay. कैपेक्स इज इन कि अगर 1 गीगावाट का डेटा सेंटर लगेगा तो उसमें 5,000 करोड़ की केबल्स यूज होंगी। अच्छा, और टोटल कॉस्ट कितनी हुई, कुछ अनुमान बताओ अगर तो आप? मतलब कितने परसेंटेज में बताओ? परसेंटेज टर्म्स में ओवरऑल डेटा सेंटर्स मान लो कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 100 रुपए, हाँ, वही वही वही। तो 4 रुपए का केबल यूज होगा। मतलब ये वो वाली बात होगी कि छोटा पार्ट है, बट रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, अच्छा सिस्टम जी होगा। अगर
इलेक्ट्रिकल्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो भी यूज होते हैं डेटा सेंटर में, उसका ऑलमोस्ट 30 to 35% इज केबल्स एंड वायर्स। ओ अच्छा। तो फॉर एग्जांपल अभी केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री एज अ होल 1 लाख करोड़ के आसपास की होगी इंडिया में। तो मतलब अगर जिस हिसाब से केपेक्स डेटा सेंटर केपेक्स की बातें हो रही है इंडिया में भी, हाँ तो ये मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर जो इंक्रीमेंटल टैम आ सकता है वो 25 से 30 हजार करोड़ का इंक्रीमेंटल टैम आ सकता है इंडस्ट्री वाइड। अच्छा, अब ये उस- इंक्रीमेंटल हाँ, टाइम है। अब उसमें प्लेयर्स कौन कौन से कैसे बेनिफिट कर सकते हैं कि पावर केबल्स वाले हो गए, प्राइमरी बेनिफिशियरी पावर केबल्स होंगे। तो उसमें प्लेयर्स मतलब उसमें एक नीश सेगमेंट हो गया केबल्स एंड वायर्स में, पावर केबल्स। मतलब पावर केबल और नॉर्मल केबल में क्या डिफरेंस होता है, अगर कुछ बेसिक बता मतलब दो। नॉर्मल वायर में आपके कमोडिटी मतलब अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी होते हैं, ऑर्गेनाइज भी होते हैं। ठीक है। कि आप घर में आप जो वायर कनेक्शन करवाते हो उसमें वो लाल हरी पीली, हाँ वही तो वो लाल हरी पीली तार का कोई अप्रूवल नहीं होता। हाँ लेकिन जो पावर केबल्स होती है उसमें एक अप्रूवल प्रोसेस होती है जहाँ पे आपके कुछ इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो आपको उन सब के अप्रूवल्स देने पड़ते हैं, उसके बाद आप पावर केबल्स लगा सकते हो, जो अपने आप में एक 3-4 साल की अप्रूवल प्रोसेस होती है। अच्छा, तो बैरियर टू एंट्री भी हो गया। बैरियर टू एंट्री हो जाता है वहाँ पे। तो इसमें प्लेयर्स लाइक केईआई, यूनिवर्सल केबल, पॉलीकैब, आरआर केबल, ये सब पावर केबल्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेजेंट। अगर आप जाके इनकी कॉन कॉल्स देखोगे तो कहीं ना कहीं इनमें केपेक्स भी हो रहा है पावर केबल्स को लेके। हाँ मतलब बीएचवी केबल, केबल्स, हाँ एलटी केबल्स हो गई, ये सब जो होती है ये मतलब पावर केपेक्स में यूज होती है, डेटा सेंटर्स में यूज होती है, जहाँ पे हैवी पावर मतलब एनर्जी ट्रांसमिशन होता है, जहाँ पे ऑन अ लार्जर स्केल। तो मतलब केबल्स इन पावर में देखा जाए तो ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड तो है हाँ कि डेटा सेंटर से बेनिफिशियरी है उनके। हाँ बेनिफिशियरी होंगे। अब शायद यहाँ पे आपको ये ट्रैक करना है कि डेटा सेंटर्स में केपेक्स कब इन्फ्लेक्ट हो रहा है, तो आप वैसे भी यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। जैसे लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि डेटा सेंटर्स में इन्फ्लेक्ट होगा, तो जैसे टेक्निकली आपको भी दिख रहा होगा हाँ कि आई ऑल टाइम हाई पे है, राइट। पॉलीकैब ऑल टाइम हाई पे है, अपार इंडस्ट्रीज अचानक से मूव करने लगे। हाँ वही, मतलब मेरा वही क्वेश्चन दिमाग में चल रहा था, अपार इंडस्ट्री को क्या हुआ। सो वही ना, मतलब जैसे यूएस में भी डेटा सेंटर केपेक्स ये सब तो हो ही रहा है। और जैसे टैरिफ वगैरह वाली सिचुएशन थोड़ी क्लियर ऑफ हुई है, यूरोप में अपना एफटीए और ये सब हुआ है, तो उससे भी मतलब थोड़ा सा एयर क्लियर हुई है, तो लोगों को अब दिख रहा है कि अच्छा अपार वापस से 2 साल बाद लोगों को दिखने लगा अच्छा अपार एक्सपोर्ट करता था। हाँ ओके। हाँ मतलब वही कि अनसर्टिनिटी हट रही है, फिर लोग भी रियलाइज करते कि अच्छा यार ये तो ये वाला प्ले था, फिर उसको रीरेटिंग हो जाती है उसमें। तो कॉन कॉल भी अपार की काफी मतलब बुलिश नहीं है, वन वांट टू सी कि केबल एंड वायर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, अच्छा तो वो अपार की जाके कॉन कॉल भी पढ़ सकता है। तो मतलब केबल्स इन वायर्स में ये तो हो गया कि अपार की कॉन कॉल पढ़ लेते हैं। हाँ ये स्ट्रक्चरल ट्रेंड है बट साइकिल्स में चलता रहेगा। तो साइकिल्स में आप उसको प्ले भी कर सकते हो कि कभी केपेक्स बढ़ रहा है, केपेक्स कम हो रहा है, हाँ तो उसमें भी प्ले कर सकते हो। और टेक्निकली भी आप प्ले कर सकते हो कि जब रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है तब आप वहां से निकल जाओ। तो मतलब ये तो एक इंडस्ट्री आपने वैसी कवर कर दी मेरे लिए कि कंसोलिडेटिंग मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है और जिसमें फंडामेंटल ट्रिगर्स भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक्सटर्नल पुश हो जो अभी हट जाएगा एकदम से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो आपने इंटरेस्टिंग हो गया। अच्छा तो अब इसमें एक आते हैं हम कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस में। अभी कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस में ना मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है, मैंने इतना सुन लिया सीवी फाइनेंस सी फाइनेंस, कुछ स्टॉक से मुझे ऐसा भी हो गया कि फोमो हो गया यार, मेरा तो रह गया, मैं तो टेक्निकल देखता रहता हूँ, बट वो बेस लाइन मेरे ना अभी भी क्लियर नहीं है। तो मतलब मैं आप सबको पहले कॉन्टेक्स्ट दे दूं, यश मुझे इस वीडियो से पहले ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि सीवी फाइनेंस में क्या बेस में चेंज हो रहा है। तो वो ये सब मतलब इन्वेस्टर्स को ही बता दो कि मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मुझे अभी तक क्लियर नहीं था। तो सीवी फाइनेंशियर्स में देखें तो वो बेनिफिशियरी होंगे सीवी अपसाइकल में। ओके। तो सीवी अपसाइकल, अब सीवी अपसाइकल की भी सब लोग ही देख रहे हैं, ट्विटर पे भी कि ये ब्लॉग्स लिख रहे हैं लोग, तो उस पर भी काफ़ी बात हो रही है। इवन एसवाईसी में भी एक सीवी पे पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है जिसमें मेंशन्ड है कि व्हाई देयर इज अपसाइकल इन सीवी। तो एकदम शॉर्ट में बताऊं सीवी में अपसाइकल क्यों हो रही है, फिर उस पर सीवी फाइनेंशियर्स पे जाएंगे ठीक है, कि सीवी फाइनेंशियर्स को कैसे बेनिफिट होगा। मतलब पहले पूरा ब्रॉडर टर्म बता दोगे आप, फिर सीवी फाइनेंस में। तो ठीक है। मतलब ले ऑफ द लैंड देखें तो फ्रेट रेट जो है वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहे हैं, थोड़े से
कांस्टेंट थे, थोड़े गिरे भी थे। तो उसके कारण जो फ्लीट ओनर्स हैं जिनके पास 100 ट्रक 500 ट्रक वैसे फ्लीट ओनर्स होते हैं, तो उनके पास इंक्रीमेंटली कैश फ्लो ज्यादा आ रहा है, मतलब अच्छा। उनका गल्ला बड़ा हो रहा है। जैसे मान लो मैं ट्रक ओनर हूँ, हाँ तो मेरे पास 100 ट्रक थे, बट फ्री ट्रेड बनने से हाँ मुझे जितना किराया मिलता है छोड़ने का माल इधर से उधर वो बढ़ गया, हाँ तो एक्स्ट्रा पैसा आ गया। एक्स्ट्रा पैसा। ठीक है, फिर अब वो उसके कारण क्या हो रहा है कि अब जैसे फ्लीट ओनर्स के पास में नया पैसा आया, तो वो भी चाहेंगे कि हम भी हमारी कैपेसिटी बढ़ा लें, हाँ नए ट्रक्स ले लें। हाँ बिल्कुल। तो एक तो वो इंक्रीमेंटल नई डिमांड भी आ रही है, क्योंकि वहाँ पे जो एलसीवीज हैं और एचसीवीज हैं वो थोड़े से सस्ते भी हुए हैं बिकॉज जीएसटी चेंज हुआ है। अच्छा, जीएसटी वो वाला प्ले भी हो रहा है। हाँ ठीक है। तो वो एक चीज़ है। प्लस फिर उसके बाद क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट डिमांड भी आ रही है। रिप्लेसमेंट डिमांड क्या आ रही है कि अभी जो एवरेज फ्लीट एज है कंट्री में वो 10 साल की है ठीक है, करेंटली। मतलब वो एज में कि 10 साल मतलब तो 10 साल चलेगा। नहीं, एक जो ट्रक है आपका हाँ वो उसकी एज 10 साल की हो गई, अच्छा ओके, पहले पहले ट्रक पुराना हो गया। हाँ ट्रक पुराना हो गया, ओके। अब इसका हिस्टोरिकल एवरेज जाके देखें तो 7.5 से 8 साल होती है। तो अच्छा वो रिप्लेसमेंट डिमांड भी कहीं ना कहीं किक इन होएगी। अब रिप्लेसमेंट डिमांड भी आएगी, प्लस न्यू डिमांड भी आ सकती, क्योंकि जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ है, वो हुआ है, तो उसके कारण न्यू डिमांड भी आएगी। अब ये हो गया एलसीवीज वाला पार्ट, जहाँ पे जनरली फ्लीट ओनर्स के तरफ से डिमांड आती है। हाँ मतलब कैश फ्लोज आ गए, मैं नए ट्रक ले एलसीवीज सकता हूँ। मतलब कि हाँ। जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, जो हाँ। अपन छोटा हाथी बड़ा हाथी बोलते हैं। अच्छा, टाटा 407 भी हो गया हाँ, उसमें। टाटा एस हो गया, हाँ या ठीक है। महिंद्रा का जीतो आता है, काफी लोग हाँ हाँ हाँ, वो सब जो एसएमएल वगैरह के जो ट्रक्स आते हैं ठीक है। वो इस कैटेगरी में आ गए। फिर ओके। एचसीवीज होते हैं, जैसे अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, इनके बड़े वाले ट्रक देखे अच्छा, होंगे। जिसमें वो सीमेंट और वो सब जाता है, बड़े वाले। हाँ तो ये जैसे आपने सीमेंट बोला, ये हैवी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया। तो इनकी डिमांड डायरेक्टली लिंक्ड होती है, जैसे गवर्नमेंट कैपेक्स हो गया, या फिर ये स्टील प्लेयर्स हो गए, सीमेंट प्लेयर्स हो गए, ये लोग जब कैपेक्स करते हैं तो इनकी भी डिमांड आती है वापस इस पे। तो इसमें इंटरेस्टिंगली एक जीएसटी में भी आर्बिट्राज था पहले, जो लोग खेलते थे अच्छा कि एचसीवी ना लेके 2 एलसीवी ले लेंगे, अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि आई थिंक देयर वाज मतलब एक आर्बिट्राज था ज्यादा था, एलसीवीज पे जो जीएसटी रेट था वो ज्यादा था, एलसीवीज पे कम था, ठीक है। तो लोग एलसीवीज ले लेते थे हैवी इंडस्ट्रीज में भी। बट अब जाके क्या हो रहा है कि अब दोनों का रेट सेम हो गया है, हाँ तो अब एचसीवी लेंगे तो लोग। एचसीवी भी लिंक, मतलब एचसीवी उनको फ्लीट में तो डालना ही पड़ेगा। राइट राइट। तो वो चीज़ भी इसमें कहीं ना कहीं हो रही है। तो ये हो गया कि सीवी साइकिल में क्यों डिमांड आ रही है। अब उससे इनको क्या बेनिफिशियल, हाँ फाइनेंशियल्स पे तो आए मतलब। ओके। फाइनेंशियर्स को बेनिफिशियरी है, इसलिए कि जनरली हिस्टोरिकल ट्रेंड देखो जाके तो 90% ऑफ द सीवी आर फाइनेंस्ड। अच्छा, मतलब वो कैश पे जाके नहीं खरीद दूंगे। हाँ हाँ, मतलब मेक सेंस। वो जनरली फाइनेंस ही होता है। तो और इसमें क्या होता है कि जैसे अब नए नए नॉर्म्स भी आ रहे हैं, जी मतलब रेगुलेटरी नॉर्म्स आ रहे हैं कि आपको कैबिन में एसी चाहिए, या आपको बेसिक जैसे शुभ्रोज को बेनिफिशियरी था उसका। आपको गवर्नमेंट एडीएस का नॉर्म लेके आ रही है। ठीक है। और उसके अलावा इंजन में नए नॉर्म्स आ रहे हैं कि BS6 इंजन से के मतलब एक्सपेक्टेशंस है ये सब, मतलब कि ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी इसके आगे। कारण आपकी गाड़ी महंगी हो जाएगी। ओ, अब गाड़ी महंगी होएगी तो वो फोमो हो गया कि यार अभी ले लेते हैं। तो लोगों को होएगा कि यार BS6 की जगह मैं BS5 वाली अभी ले लेता हूँ, और कम मतलब एसएमएल या जैसे महिंद्रा टाटा हो गया। टाटा होगा, इनको भी होगा कि हमारी जो पुरानी वाली इन्वेंट्री वो भी क्लियर हो करें। अच्छा, तो वो डिमांड भी आने के चांसेस है। तो जो सेकेंड हैंड व्हीकल्स होते हैं वो भी फिर ज़्यादा बिकती है। ज्यादा बिकेंगे। राइट राइट। तो सेकेंड हैंड व्हीकल्स प्लस जो नई व्हीकल्स हैं ये सब फाइनेंस होती है। ये फाइनेंस कौन करता है? प्लेयर्स लाइक श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, या M&M फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस, ये सब कुछ कंपनीज है जो सीवी फाइनेंस, मतलब इनका मिक्स ऑफ सीवी। फाइनेंस है। हाँ हाँ मेक सेंस। तो इनके लिए AUM ग्रोथ आ गई, लेकिन AUM ग्रोथ तो ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल्स और बैंक जनरली क्वालिटी पे चलते हैं, मतलब डिफॉल्ट ना हो जाएगी। डिफॉल्ट ना हो जाए। बट क्या हो रहा है कि अब तो वो तो आपकी पहली वाली बात कनेक्ट हो गई कि डिफॉल्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि कैश फ्लोज आ रहे हैं। कैश फ्लोज आ रहे हैं, तो फ्लीट ओनर भी चाहेगा नहीं ना कि मेरा क्रेडिट स्कोर खराब हो, क्योंकि तो अगली बार तो लोन चाहिएगा ही। वो चीज़ है। ये तो बहुत बड़ी कनेक्ट है यार, मतलब पूरा
फ्रंट से जैसे कैश फ्लोज आ रहे हैं वहां से डिफॉल्ट रेट कम होने तक। हाँ यार, मतलब इसमें तो जो अपना सिग्नेचर वाला है, जो मजा आ गया आप लोग लिखते हैं तो मजा आ गया, यश लिखना जरूरी है क्योंकि क्लियर है, मतलब कि सीवी आपने क्लियर करा हाँ। फ्रेंड्स। तो यार अब एक बार बताओ, इतना आपने मुझे समझाया, हाँ तो इसका मतलब तो जो इसमें जो सीवी के ऑटो कंपोनेंट बनाते होंगे वो भी बेनिफिट करेंगे। कंपोनेंट प्लेयर्स भी बेनिफिशियरी हैं। उसमें आप कंपोनेंट प्लेयर में देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल महिंद्रा अपने सीवी सेगमेंट में कैपेक्स कर रहा है, हाँ। तो महिंद्रा को कौन प्राइमरीली कौन सा कंपोनेंट प्लेयर सप्लाई करता है, तो मतलब इस सेकंड ऑर्डर थिंकिंग प्रॉक्सी प्लेस भी कर प्रॉक्सी सकते। प्लेस ढूंढ सकते हैं उस तरीके से। अच्छा वैसे यार, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब हाँ, तो इसका इस हिसाब से मतलब पूरी इंडस्ट्री और हर तरह से ट्रिगर है, बिल्कुल। जीएसटी रेट कट हो, नए नॉर्म्स का फोमो हो, हाँ, कैश फ्लो ज्यादा आ रहे हो, तो मतलब यहाँ पे हर तरफ से पुश ही पुश हो रहा है। बिल्कुल। बट इसमें रिस्क ये है कि इंडस्ट्री सिक्लिकल है, अच्छा। तो वो भी हमेशा दिमाग में लेके चलना। मतलब कि ऐसा नहीं कि वो भावनाओं में बह के अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन कर दी और ये इसकी सिक्लिकलिटी वाली चीज भूल गए। हाँ, तो मतलब ये कि ट्रिगर्स क्लियर हैं, ग्रोथ वाली चीजें क्लियर हैं, बट एक तरह से हमें पोजीशन साइजिंग से खेल सकते हैं इसको, कि मतलब हम ओवर लेवरेज ना करते हैं उस पर। साइजिंग है खास। साइजिंग है खास, बाकी सब बकवास। चलो ये तो बढ़िया हो गया, अब हम आगे एक बार चलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जियो स्पेशल तो स्टेज 4 में हो गई, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेज 4 वाली इंडस्ट्री ना पकड़ूं अभी, मैं चाह रहा हूँ कि स्टेज 2 वाली कर लें, क्योंकि हमसे फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे मैं और यश आज कर रहे हैं, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। मतलब स्टॉक सिंह का पर्पस ही वही ना कि खुद सब काम कर सकें आप। चलो तो इसमें आप देखते हैं एक बार हॉस्पिटल्स और होटल्स देखते हैं। तो यार हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है कि थोड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है, बट ये होटल्स में अगर मैं देखूं तो ये थोड़ा स्टेज 4 की तरफ जा रहा है। तो आप चूज करो इन दोनों में से जो बताओ। जैसे होटल से चालू करते हैं, तो ठीक है। होटल्स में अभी क्या हो रहा है कि मतलब लास्ट ईयर क्या हुआ, अर्ली समर्स आ गए, लेट मानसून चले, तो उसके कारण मतलब सिक्लिकल जो वेडिंग डिमांड होती है वो तो थी, बट टूरिज्म डिमांड थोड़ी हो गई। बट लेट H2 से क्या हुआ, पोस्ट दिसंबर जैसे जैसे थोड़ा सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया, मानसून नॉर्मलाइज हो गया, लोगों को ठंडी में घूमने भी जाना होता है, तो वो थोड़ा एआरआर ग्रुप भी अप हुआ है। तो रिसेंटली आप अगर इसमें टेक्निकल रिलेटिव स्ट्रेंथ शायद नहीं है, बट फंडामेंटल रिलेटिव स्ट्रेंथ वापस आई है। जैसे आप देखोगे तो लीला होटल्स हो गया या इंडियन होटल्स हो गया, इनमें एआरआर जो रेपपार ग्रोथ है वापस से रिवाइव हो रही है, जो थोड़ी सी सॉफ्ट आउट हो गई थी। मतलब सामी होटल्स में भी आप देखोगे वहाँ पे भी रेपपार अच्छे हैं। तो मतलब फंडामेंटली चेंज हो रहा है। हाँ। अब इसमें स्पेसिफिकली अगर सेगमेंट वाइज जाके देखोगे तो लग्जरी होता है, मिड स्केल होता है, लोअर स्केल होता है। हाँ, लोअर स्केल बिल्कुल प्राइस सेंसिटिव होता है, और लोअर स्केल कब चलेगा, जब शायद कंट्री में इन्फ्लेशन नॉर्मलाइज होगा, कि ये लोग जो लोअर स्केल होटल्स में जाएंगे संग प्राइसिंग का गेम होता है। उनका मतलब वो लोगों का माइंडसेट, मतलब हमारा जब खर्चा कम होएगा इन्फ्लेशन के कारण, तब हम घूमने जाएंगे शायद, तो वो होटल की डिमांड आएगी, जिनका शायद रूम रेट 1000-2000 नहीं वाला में रहता है। तो वो एक इकोनॉमिक स्टेटा हो गया। मतलब वो इकोनॉमी वाला सेगमेंट हो गया, वो बिल्कुल प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट होगा। सिर्फ मिड स्केल सेगमेंट आता है जहाँ पे काफ़ी सारे मिडिल क्लास लोग जो ट्रैवल करने जाते हैं, वो 3 से 5000, 6000, 7000 वाले जो रूम रेट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके लेमन ट्री के रूम्स हो गए, हाँ, सॉर्ट ऑफ लग्जरी टाइप ऐसा। हाँ, मतलब नियर टू लग्जरी, नियर टू इकोनॉमी, हाँ हाँ, मतलब इकोनॉमी से थोड़ा बेटर, लग्जरी के थोड़े 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 थोड़े, हाँ कि राइट। आपको, आप रूम में जा रहे हो तो आपके रूम में ऑलरेडी टॉवेल है, आपको घर से लेके नहीं जाना है। और मतलब वो भी है ना कि आपके रूम में वो कॉफी एंड आपका सब केटल भी रखी हुई है। तो वो बेसिक टेस्ट ऑफ लग्जरी काइंड ऑफ। तो फॉर एग्जांपल जो न्यू टू ट्रैवल भी होते हैं, अब जैसे नया नया जोश जिनको होता है। जो नए नई जॉब लगी है या नया कुछ हुआ है, अब ट्रैवल करने जाना है, थोड़ा ठीक ठाक होटल है तो मिड स्केल होटल होगा। तो अगर ओवरऑल देखें तो मिड स्केल होटल्स 37% ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रांडेड सप्लाई है, अच्छा। और जो नए अपकमिंग होटल्स है उसमें 39% मिड स्केल होटल्स आ रहे हैं। मिड स्केल में कौन से प्लेयर्स हो गए अपने, जैसे लेमन ट्री हो गया, सामी हो गया, इस टाइप के जो प्लेयर्स। ये रेडिसन भी उसमें आता है नहीं कि वो लग्जरी में हो गया, उसी में आएगा रेडिसन भी। 6000-7000 है ना रेंट। हाँ, मोटा मोटी ऐसा ही कुछ है उस। ठीक है। सो ये उसमें आ गए। फिर लीला होटल्स जैसे हो गए, वो तो लग्जरी हो गया ब्रो। प्रॉपर लग्जरी, उसका ARR 38,000 35,000 ऐसे ARR। मतलब काफ़ी लोग जो दिल्ली से हैं, उन्होंने लीला होटल दिल्ली वाला देखा होगा,
वैसे ही लीला मुंबई भी बन रहा है अभी। अच्छा, ओके। सो उनको उनको भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। अब जैसे अभी जो अच्छा, लग्ज़री में भी ग्रोथ आ रही है? लग्ज़री में उनको अब जैसे देखोगे तो वेडिंग सीज़न वाला पीरियड है पूरा। तो बिग फैट इंडियन वेडिंग्स। हाँ, तो उसपे पूरा ब्लॉग भी लिखा था एक टाइम में। हाँ, तो वो तो मतलब ये कि लग्ज़री सेगमेंट में भी अच्छी ग्रोथ है करेक्ट। ड्यू टू दिस हाँ। वेडिंग सीज़न। हाँ, और आपका मिड में कहेंगे तो वहाँ पे जो नए एस्पिरेशन इंडियंस है वो घूम रहे हैं, बिल्कुल। बट लोअर साइड में नहीं है, मतलब जो इकोनॉमी हम ज़्यादा गए वहाँ पे नहीं है। तो मतलब होटल में तो आप ये मुझसे कहोगे कि यार टेक्निकली भले ही इसमें वीकनेस दिख रही है, बट फंडामेंटली बहुत चीज़ें चेंज हो रही फंडामेंटली स्ट्रेंथ है। मे बी अगर कोई टेक्नो फंडा स्टाइल खेलता है हैं। तो अभी फंडामेंटली फिल्टर आउट होके रख लिया। व्हेन मतलब अब वो टेक्निकली कभी टर्न होता दिखेगा कुछ ना, अच्छा। इस आपके टेक्निकल्स वाले स्कैन्स में आता है वो। कहीं पे होटल के नाम आने लग गए टेक्निकल स्कैन्स में, मे बी वो मार्केट स्कैन्स जो है उसमें उसमें आउट परफॉर्मिंग वाला आने लगा है। तब वो फिल्टर आउट होके आ सकता है कि अच्छा फंडामेंटल पे काम करके रख लिया। अब टेक्निकल तो मतलब आप ऐसी, मतलब आप ऐसे मुझे बताना, आप जनरली ऐसी इंडस्ट्री मतलब कि ट्रैक करके रख लेते हो, फिर जब कुछ टर्न अराउंड हो रहा होगा तब वो आपका बैक वर्क जो होता है वो काम आ जाता है। बिल्कुल 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 होमवर्क तो करना ही पड़ता है। हाँ, तो होमवर्क स्कूल से भी कर रहे हैं, अभी भी कर ही रहे हैं। सही है। तो हॉस्पिटल्स में कुछ टच करोगे क्या? अब जैसे हॉस्पिटल्स पे अगर देखें तो हॉस्पिटल्स में जनरली क्या होता है कि मतलब केपेक्स ड्रिवन इंडस्ट्री है। मतलब हमेशा में मोस्टली जहाँ पे भी किसी भी हॉस्पिटल को अगर डबल डिजिट ग्रोथ दिखानी है तो कहीं ना कहीं कैपेक्स करना पड़ेगा। हाँ, मतलब बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे उनको। अब बेड्स वो 3 से 4 तरीकों से बढ़ा सकते हैं। कैसे एक कैसे? हो गया, मतलब 2 तरीके के कैपेक्स होते हैं, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। हाँ, हाँ। जैसे ग्रीनफील्ड कैपेक्स हो गया, ग्रीनफील्ड मतलब आपने नई ज़मीन खरीदी, उस पे नई बिल्डिंग बनाई, उस पे नए बेड डाले। अच्छा, तो तो बहुत कैपेक्स भी होगा। हाँ, वो कैपेक्स हेवी होता है, उस पे यूटिलाइज़ेशन भी डिलेड आता है। ब्राउनफील्ड हो गया मतलब आपके पास ज़मीन है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्स हो गया। हाँ, हाँ। मैक्स साकेत के पास काफ़ी सारी ज़मीन है हाँ, आस-पास में। तो वो वहीं पे उसकी बिल्डिंग्स खड़ी कर के बेड्स लगाते जाता है। बताया। तो उसकी वो यूटिलाइज़ेशन जल्दी आ जाती है, आरसीज़ जल्दी इम्प्रूव हो जाता है। एक टेक ओवर वाला भी तो होता है कि मान लो हाँ, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आज उसके पड़ोस में कोई हॉस्पिटल है मैक्स के, उसने बोला कि मेरे को और यहीं पे कैपेसिटी बढ़ानी है, हाँ, तो वो उसको टेक ओवर कर लेगा, उसको पूरा रिक्रिएट कर देगा। तो आरओसी के लिए तो वो और अच्छा हुआ, तुरंत आपकी यूटिलाइजेशन चालू हो जाएगी। तो जैसे हम्म, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड में इंडिविजुअली हॉस्पिटल्स में देखे तो फिर 2 कैटेगरी हो जाती है। एक ब्राउनफील्ड सेम सिटी में अच्छा। और मतलब आपकी जो एवेन्यूज़ हैं उसी में। फिर ब्राउनफील्ड में भी आप कोई दूसरी सिटी में भी कर सकते हो। आपके पास अच्छा। ऑलरेडी ज़मीन लेके रखी है आपने, बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल कभी डाला नहीं। अच्छा, आप डाल दोगे। वहाँ डालोगे, लेकिन वहाँ पे यूटिलाइज़ेशन लेट क्यों आएगा? क्योंकि आपका वहाँ पे ब्रांड वैल्यू सेट नहीं है। जैसे कि मान लो कि अगर आपका गंगाराम हॉस्पिटल है फॉर एग्जाम्पल, वो जाके चेन्नई में लगा दें। बिल्कुल, बिल्कुल। मान लो उसके पास चेन्नई में ज़मीन है, हाँ, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल डाल दिया अब उसको, कोई नहीं जाएगा वहाँ पे। तो उसको टाइम लगेगा वहाँ एक ब्रांड नेम बनाने में। और टाइम कितना होता है, कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक है ऐसा? डिपेंड्स, मतलब अब अपोलो हॉस्पिटल ने लास्ट 10 से 12 साल में पैन इंडिया अपना ब्रांड नेम क्रिएट किया है, या उससे भी ज़्यादा टाइम में किया है, 10 से 12 साल भी कम हो। तो ब्रांड वैल्यू बनाना मतलब नॉट इजी गेम। इट टेक्स टाइम। अब जैसे फॉर एग्जांपल जुपिटर लाइफ देखोगे तो जुपिटर लाइफ काफ़ी कम सिटीज़ में प्रेजेंट है। तो उनका फोकस क्लियर है कि मैं वेस्टर्न इंडिया में स्ट्रेंथ बनाऊंगा अपनी। उन जगह पे जाऊंगा जहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कम है। फॉर एग्जांपल कुंडिया टू सिटी मान लो। मुंबई में भी वो नए हॉस्पिटल्स डाल रहा है। वो डाल रहा है जगह, मतलब जैसे डोंबिवली जैसी जगह में जहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कम है, तो वो उस एरिया के ऑडियंस को कैटर कर लेगा। मतलब मुंबई एज अ होल भी बहुत बड़ी जगह है। बहुत बड़ी जगह है। फॉर एग्जांपल कोकिला बेन है वहाँ पे, तो कोकिला बेन पूरे मुंबई को कैटर नहीं कर पाएगा। हाँ, उसी एरिया में कवर कर पाएगा। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि वाइट स्पेस को कवर कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो ये अपना मतलब हॉस्पिटल्स में आपने कवर करा। हॉस्पिटल्स में हो गया, तो हॉस्पिटल्स में वैसे ये कि काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में केपेक्स साइकिल चल रही है, किसी में ख़त्म हुई है। जैसे किम्स में केपेक्स साइकिल 3 ईयर केपेक्स साइकिल थी पूरी, वो भी जाके ख़त्म हुई है। उनका डेट भी बढ़ गया, इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ गया। तो जैसे जैसे उनके कैश फ्लोज आएंगे, वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होगा, वहाँ पे रियलाइजेशन आने लगा। उनका आरपॉब इंप्रूव होगा, वो सब उसके कारण ग्रोथ भी दिखेगी, मार्जिन इंप्रूवमेंट दिख सकते हैं, वो सब है। और अगर अपोलो हॉस्पिटल जैसे प्लेयर्स देखें या नारायणा देखें, नारायणा में
इसमें एक M&A रिलेटेड ग्रोथ भी आती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल नारायणा ने रिसेंटली यूके में जाके एक हॉस्पिटल एक्वायर कर लिया। राइट वहाँ पे उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज खराब है, मार्जिन खराब है, तो वो उधर जाके फिर मतलब अपने जो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस है वहाँ पे वो फिट इन करेगा, जैसे उसने पास में केमन आइलैंड में करे थे, जिससे कि वहाँ पे मार्जिन काफ़ी इम्प्रूव हुए, वहाँ पे उनका ग्रोथ इम्प्रूव हुई। सो अगर वैसे देखें तो इसका इंडिया बिजनेस इज ग्रोइंग एट 11 to 12%। ठीक है 11 to 12% से ग्रो कर रहा ठीक है, है डबल डिजिट से। हाँ और उसका केमन का बिजनेस मे बी इज ग्रोइंग एट 25, 30, 35%। अच्छा केमन वाला उससे फास्ट ग्रोथ कर रहा है एंड मतलब फिर उसमें उनका वही एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे जाके यूके वाला जो हॉस्पिटल एक्वायर किया उसको दे विल टर्न इट अराउंड, वहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज लाएंगे। अच्छा वहाँ पे अभी एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है, उसमें थोड़ा कंट्रोल करेंगे, वो सारी मतलब पूरा स्ट्रक्चराइजेशन करेगा स्ट्रक्चराइजेशन करेंगे। मतलब ये तो ये M&A वाला हो गया हाँ, ब्राउनफील्ड हो गया ग्रीनफील्ड हो गया ग्रीनफील्ड हो गया। ग्रीनफील्ड में भी वही चीज़ है कि आप सेम सिटी में कर रहे हो, नई सिटी में कर रहे हो। जैसे किम्स थोड़ा सा हैदराबाद साइड का ब्रांड है, वो जाके चेन्नई में हॉस्पिटल्स खोले उनने, दिल्ली में आके हॉस्पिटल्स खोले, गुड़गांव में हॉस्पिटल्स खोले, अच्छा तो नई नई टेरिटरी में जाके उन्होंने हॉस्पिटल्स खोले। बट तो हॉस्पिटल्स के लिए नई सिटी में ग्रीनफील्ड करना तो मतलब बहुत ही मतलब वो लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं कि दे वांट कि हम 5-10 इयर्स में एक पैन इंडिया ब्रांड बन पैन इंडिया देन जस्ट अ रीजनल ब्रांड। फिर लोग याद रखते हैं ना उसको जैसे अभी मैं देहरादून गया था तो मैक्स याद था हाँ, मतलब उसको दो तरीके से सोच सकते हैं। किम्स ये नहीं चाह रहा है कि मैं एक रीजनल ब्रांड बन के कैश फ्लो बिजनेस बन जाऊं, अच्छा वर्सेस वो चाह रहा है कि मैं ग्रो भी करता रहूं उस कैश फ्लो को। ओ नाइस मतलब एक उस पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो। हाँ मतलब इसमें थिंकिंग लगेगी कि हॉस्पिटल किस तरीके से सोच रहे हैं मैनेजमेंट किस तरीके से सोच फॉर रहे हैं एग्जाम्पल अपोलो हॉस्पिटल ओवर नेक्स्ट 3 to 5 years 2,500 बेड का कैपेक्स कर रहा है। ओके एस्टर डीएम वन ऑफ द सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर्स बन जाएगा, उसने भी अभी एक मर्जर किया है विद वन ऑफ द वेरी बिग हॉस्पिटल चेन्स। अच्छा नारायणा भी ऐसे काफ़ी बड़े कैपेक्स साइकिल में इन इंडिया ओनली, मतलब ऑलमोस्ट 1500 बेड्स 3 साल में डाल रहा है वो। और तो मतलब केपेक्स हैवी इंडस्ट्री है, बट आपको प्लेयर टू प्लेयर जाके देखना पड़ेगा कौन किस साइकिल में कहाँ पे फिट हो रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल्स तो आपको आज भी चाहिए कल भी चाहिए। मतलब बीमार हो गए तो कहाँ जाओगे आप? सही बात मतलब इसमें फिर यही है कि आप इसको कहते हैं ना कि वो एक थाली में रख के सबको एक तरह से नहीं तराजू कर सकते ना उसमें आपको डिफरेंट एंगल से सोचना पड़ेगा और जहाँ आपने मिस करा आप क्या पता आप सोच रहे हो कि इसमें वैल्यूएशन री रेटिंग होगी बट थॉट प्रोसेस तो डिफरेंट चल रही थी इसमें डी रेटिंग होगी हाँ तो मतलब ऊपर से देखा जाए तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है सिंपल पढ़ने में बट आपको समझना पड़ेगा जैसे आपने बताया ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड M&A और एक जो वो था अपना एक्वायर करने वाला तो उसी में आ जाएगा ना M&A बिल्कुल। तो मतलब हमने हॉस्पिटल्स कवर कर लिया होटल्स कवर कर लिया तो मतलब ये हमने ओवरऑल एक टच अपॉन करके गए कि कैसे कैसे हम इंडस्ट्री को टेक्निकली देख सकते हैं और फंडामेंटली मिक्स कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से अब हम चलते हैं स्कैनिंग की तरफ तो स्टॉक स्कैन हम करते ही रहते हैं तो अब मतलब मैं कुछ अपने फेवरेट स्कैन्स पे जाऊंगा जो कि प्योरली बेस्ड है रेटिव स्ट्रेंथ बिल्कुल कि भाई जो स्टॉक अपना नया 52 वीक हाई लगा रहे हैं और जहाँ पे रेटिव स्ट्रेंथ आ रही है और वो आपको काम वही करना है मतलब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आप मुझे फंडामेंटल ट्रिगर बताओगे टेक्निकली मैं आपको फिर ट्रिगर दे दूंगा तो स्टार्ट करते हैं फिर मैं स्कैन्स खोलता हूँ अपने तो अब मैं इस स्कैन के ऊपर आता हूँ मैं जो बहुत सिंपल स्कैन है तो जो हम वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि वीक मार्केट तो मैंने एक स्कैन बनाया जो लोगों को भी बहुत पसंद है कि वीक स्मॉल कैप बट स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स तो जो हम अपनी विलियम ओनील की बुक में भी पढ़ते हैं वो कहते हैं कि ठीक है भाई अगर वीक इंडस्ट्री भी है तो वहाँ पे आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक देखो तो वो हमने ढूंढा कैसे तो आप देखोगे जैसे इंडेक्स में मैंने सिर्फ निफ्टी स्मॉल कैप 250 सेलेक्ट करा और 2 फिल्टर डाल दिए कि भाई वो EMA 30 वीकली के ऊपर होना चाहिए पहली चीज़ दूसरी चीज़ 52 वीक हाई के पास होना चाहिए तो अब आप इसको 20 भी कर सकते हो बट मैंने भी 15 करा है तो आप मानोगे नहीं 250 कंपनीज में से मेरे पास सिर्फ 62 कंपनीज आई हैं मतलब आप पकड़ के चलो 23-24% होगा 23-24% मेरे पास यूनिवर्स कितना छोटा हो गया मतलब आप 5,000 बिजनेस पढ़ने जाओगे जहाँ पे वीक बिजनेस भी हो सकते हैं जहाँ पे फ्रॉड भी हो सकता है बट आप सिर्फ एक टेक्निकल फिल्टर से 20-23% पे आ गए करें। तो बट अब हम अपनी जुगलबंदी चालू करते हैं मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे अब टेक्निकली हम देखेंगे यहाँ पे जैसे नवीन फ्लो नहीं रहा है एक बार मैं उसका चार्ट भी आपको दिखाऊंगा तो चार्ट में आप देखोगे अच्छी खासी रेटिव स्ट्रेंथ है एंड यहाँ पर ये अब तो मेरे ख्याल से 52 वीक हाई के पास भी है क्योंकि 15% का डाला था तो ये नवीन फ्लोरिंग में क्या ऐसे टेक्निकली या फंडामेंटली चेंज हो रहा है जो आप बताओगे इसमें फंडामेंटली तो मतलब फंडामेंटली जो मेजर चेंजेस हैं इनका CDMO बिजनेस
मतलब ये लोग भी सीडीएमओ में हैं अच्छा सबसे पहली चीज़ तो, और इनका सीडीएमओ बिजनेस भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग एक्विटास या एमी ऑर्गेनिक्स इसकी बात करते हैं, वो उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो एक्विटास में भी उस मॉलिक्यूल का अगर टियर 1 सप्लायर है तो वो सिमिलर मॉलिक्यूल का नवीन फ्लोरिंग भी सप्लाई करता है, वो टियर 2 सप्लायर है। अच्छा, ये क्या होता है यार, थोड़ा उसमें बताओ ना डिटेल में। आसान भाषा में उसके समझें तो फॉर एग्जांपल आप इनोवेटर हो, हाँ तो आप ये नहीं चाहोगे कि आप एक ही सप्लायर से पूरा माल ले रहे हो। हाँ बिल्कुल आप चाहोगे कि आपको 2 वेंडर सप्लाई करें जिससे कि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए कि फॉर एग्जांपल मेरी फैसिलिटी में कुछ भी इशू आया तो आप एटलीस्ट दूसरे से आपका सप्लाई चलता रहेगा, करेक्ट करेक्ट है ना। मेक सेंस। सो इन सिमिलर वे ये टियर 1 टियर 2 सप्लायर होता है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ वॉल्यूम्स आप एक प्राइमरी प्लेयर से लेते हो, सेकेंडरी वॉल्यूम्स फिर आप जो दूसरा प्लेयर टियर 2 जो आप टू प्लेयर है उससे लेते हो। तो इनके सीडीएमओ में ग्रोथ आ रही है अभी। सीडीएमओ में अच्छी ग्रोथ आ रही है और सीडीएमओ में ये काफ़ी मतलब टारगेट्स भी इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। FY 29-30 जैसे में लोग टारगेट कर रहे हैं $200 मिलियन की सेल वहाँ पे। अच्छा, तो ये कॉल करते हैं या नहीं करते? करते हैं, कौन कौन करते हैं। तो उसमें ऑलमोस्ट 1000 करोड़ जैसी सेल ये सीडीएमओ में बात कर रहे हैं। सीडीएमओ जनरली हाई मार्जिन बिजनेस होता है। तो अब इनका जो बेस बिजनेस है वो R32 और जो AC गैस उसमें प्राइमरी बेस बिजनेस है जो कि थोड़ा वोलेटाइल नेचर का है। वहाँ पे R32 के प्राइजेस कभी नीचे जाते हैं कभी ऊपर जाते हैं। वोलेटिलिटी रहती है। हाँ, तो जो वहाँ से मतलब केमिस्ट्री इनको आती है कि केमिकल स्पेशलिटी केमिकल ये सब बनाते आते हैं, उसी केमिस्ट्री का यूज़ करके लोग सीडीएमओ बिजनेस भी डेवलप किया ओवर द ईयर्स और अभी वहाँ पे भी इनको धीरे धीरे ग्रोथ आ रही है उसमें। तो ये तो आपने नवीन फ्लोरिंग का बताया। अच्छा, इसमें जैसे फोर्स मोटर आ रहे हैं तो मैं मान के चलता हूँ हमने सीवी अच्छे से डिस्कस किया था तो उसमें हम इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, मतलब मैं तो सिर्फ सिंपल स्कैनिंग कर रहा हूँ। 62 के बाद भी मैं ये सोच रहा हूँ कि यार चेरी पिक कर लूँ कोई जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी आ रहा है, तो ये मार्केट में तो अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है फंडामेंटली? जैसे इसमें फंडामेंटल चेंज देखोगे तो मतलब पैड ग्रोथ ऑलमोस्ट 20% के आसपास की पैड ग्रोथ है इसमें सारी। और इसमें जो प्राइमरी पैड ग्रोथ भी आई है वो ऑपरेटिंग लेवरेज और कॉस्ट डिसिप्लिन और इन सब के कारण आई है। ठीक है। और उसमें भी इफ मतलब उसमें थोड़ा बिटवीन द लाइंस जाके देखोगे तो इनके मार्जिन्स और यील्ड्स इंप्रूव हुए हैं। हाँ ओके। यील्ड्स कैसे इंप्रूव हुए हैं कि जो करंट इक्विटी यील्ड्स है वो ऑलमोस्ट 64-65 बिप्स से इंप्रूव हुए हैं। डेट साइड जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे भी इनके ऑलमोस्ट 24 बिप्स से यील्ड्स इंप्रूव हैं, तो यील्ड इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है, मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं वहाँ ये सभी एमसी कंपनीज के लिए कि इसके लिए स्पेसिफिक? डिपेंड करता है। वो जैसे आप इक्विटी में भी फॉर एग्जांपल आप अगर ETF बिजनेस में हो, हाँ अब ETF से आप मे बी म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हो तो वहाँ पे आपका यील्ड बेटर होगा वर्सेस ETF में भी। या फॉर एग्जांपल कोई AMC है जो पहले म्यूचुअल फंड बिजनेस में थी, ओके, वो AIFs कर रही है तो वहाँ तो और वहाँ यील्ड्स बेटर होंगे। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट्स में आप मूव करते हो थोड़े थोड़े यील्ड्स आपके बेटर होते जाते हैं। मतलब हाई फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड भी देखें तो एक बेसिक इंडेक्स फंड में आपका यील्ड कम होगा बट एक एक्टिवली मैनेज फंड में आपका यील्ड ज़्यादा होगा। तो अगर किसी का भी मिक्स ऊपर नीचे होगा तो आपका यील्ड में वो चेंजेस दिखेंगे। तो वो प्लेयर टू प्लेयर डिफर करेगा, किसी का इक्विटी में मिक्स ज़्यादा है, इक्विटी में किसी का इंडेक्स में मिक्स ज़्यादा है, किसी का एक्टिव में मिक्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब एक्टिव में जिसका ज़्यादा होगा उसकी यील्ड अच्छी होगी, यील्ड बेटर दिखेगी। और जो जितना AIF और PMS जा रहे होंगे फॉर एग्जांपल जैसे वेल्थ मैनेजमेंट में काफ़ी प्लेयर्स हैं, नुवामा 361 आनंद वो लोग। हाँ, तो जनरली इंडस्ट्री में देखोगे तो 361 काफ़ी सारे AIFs और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में है। उसकी यील्ड्स इंडस्ट्री में लाइक वन ऑफ द बेस्ट है। 0.87 0.89 बिप्स तक भी उनकी यील्ड्स रहती है एवरेज ड्यू टू इट्स AIF पोर्टफोलियो। हाँ। तो मतलब ये है कि इनके लिए कह सकते हैं कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट हो गया। लाइक AIF और ये सब प्रोडक्ट्स थोड़े से बेटर मार्जिन होते हैं, म्यूचुअल फंड्स और ETFs वॉल्यूम प्रोडक्ट्स हो गया, मतलब वो उनके लिए फनल हो गया एक तरह से। करेक्ट कि मतलब 99 वाला कुछ बेच दिया बट आपके पास आप जाओगे तो 1000 रुपये वाली चीज़ भी होगी 2000 वाली। हाँ ओके, तो इसमें हम और नीचे चलते हैं तो एक बार मैं देखता हूँ जैसे क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन आ रहा है तो मैं इसको CV वाला पकड़ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये RR काबिल आ रहा है केबल्स पावर, तो उसमें वही वाली थ्योरी है जो आप बोल रहे थे कि स्ट्रक्चर ट्रेंड रहेगा बिल्कुल बट साइकिल्स में मूव करता रहेगा। इसमें भी केपेक्स आ रहा है, वो सब हो रहा है। तो यार ये तो मतलब मस्त हो गया, अभी तो कस्टमर ने डिस्कस करे थे और ये मेरे यहाँ वाले स्कैन्स में भी आ रहा है। ओह नाइस।
अच्छा, फिर लीला पैलेस भी आ रहा है यहाँ पे। हाँ। मतलब ये कोइंसिडेंस ही है, मैंने तो ऐसे प्लान नहीं करा था, मैं तो सिंपल स्कैन ही बना रहा था। ठीक है, सिरमा एसजीएस आ रहा है, उसमें बताओ यार, ये तो सिरमा एसजीएस बेसिकली ईएमएस में वन ऑफ द वेरी मतलब हाई क्वालिटी प्लेयर्स है ये, एंड ये उसके मतलब बेसिकली मल्टीपल्स में भी रिफ्लेक्ट होती है वो, जैसा कि काफ़ी मतलब मल्टीपल्स भी इसके हाई हैं, बट इसमें देखोगे तो इसका एक्सपोर्ट मिक्स बाकी ईएमएस प्लेयर से, फॉर एग्जांपल केन्स हो गए या मे बी डिक्सन हो गए, इसका एक्सपोर्ट मिक्स काफ़ी बेटर है। काफी बेटर है। ओके, ये इनका जो बाकी प्लेयर्स का ईएमएस बिजनेस है मोर लिंक टूवर्ड्स डोमेस्टिक इकोनॉमी है। अच्छा। इसका कुछ ऑलमोस्ट आई थिंक 15-20% जैसा बिजनेस कम्स फ्रॉम यूरोप ऑल्सो। अच्छा, यूएस से तो नहीं आता? यूएस से इतना नहीं है, यूरोप से कुछ बिजनेस आता है उनकी, मतलब बेसिकली सिल्मा की कुछ सब्सिडीज भी है यूरोप यूरोप में। सो थोड़ा बहुत वो एफटीए वगैरह का भी बेनिफिशियरी हो जाता है सिल्मा अच्छा। एक्सचेंज। और इसमें मतलब फॉर एग्जांपल करंट क्वार्टर में भी देखें तो ग्रॉस मार्जिन एक्सपांशन थे, एंड मार्जिन लीवर्स भी मतलब मार्जिन लीवर्स है बेसिकली, मतलब 3% ऑलमोस्ट 3% पॉइंट से इसका इबिट्टा मार्जिन एक्सपांड हुआ है, विच इज वाई एंड वाई। यस यस यस। ओके, अच्छा। उसमें मतलब वो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज दिख रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है, क्योंकि फॉर एग्जांपल ईएमएस में हमेशा फ्रंट लोडेड कैपेक्स होगा। वो क्या होता है फ्रंट लोडेड मतलब पहले कैपेक्स करेंगे फिर बाद में जाके ग्रोथ दिखेगी, मार्जिन बढ़ेगा। ओह अच्छा, मतलब टाइप ऑफ हॉस्पिटल में केपेक्स करके रख दिया, बिल्कुल बिल्कुल। जब पेशेंट्स आने लगेंगे तब आपकी ग्रोथ दिखेगी, वही ऑपरेटिंग लेवरेज। ईएमएस वैसा नहीं होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल पीईबी इंडस्ट्री में कैसा होता है कि आपको 9 मंथ की ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है। अब आप कैपेक्स करते हो? हाँ, तो अगर वो 9 मंथ की ऑर्डर बुक आपकी ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप अभी से कैपेक्स कर लोगे कि चलो अपने पास ऑर्डर बुक है, कैपेक्स कर लेते हैं। अच्छा, तो ये इंटरेस्टिंग था यार कि मतलब फ्रंट लोडेड चलते हैं इसमें, हाँ और जब ग्रोथ आ गई तो इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल जाएगी। अच्छा, तभी इसकी पैट ग्रोथ भी 108% आई है यार। बिल्कुल, क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एब्जॉर्ब इन हो जाता है सर, जैसे ग्रोथ रेवेन्यू में आती तो वो नीचे आके ज़्यादा फ्लो इन होता तो ऐसे बिजनेस में ऑपरेटिंग डीलेवरेज भी तो हो सकता है। है बिल्कुल बिल्कुल, कि मतलब कि यहाँ पे इफ ग्रोथ गई हाँ, तो आपका कॉस्ट तो सेम ही है। कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, वही बट फिर आपके लिए वो डेप्रिसिएशन और ये सब बढ़ता ही रहेगा, आपको रेवेन्यूज नहीं आएंगे तो इवेंचुअली बैक ग्रोथ भी नहीं दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नाइस। तो इसमें चलो और नीचे चलते हैं, जैसे इसमें ग्रेफाइट इंडिया भी आ रहा है, सीसीएल प्रोडक्ट्स आ रहा है, तो मतलब सीसीएल प्रोडक्ट शॉट देख लेते हैं, फिर हम आप लोगों पे जोड़ते हैं, क्योंकि आप भी इसको रीड करने की कोशिश करिए, और ये भी बताइएगा हमें मतलब कमेंट सेक्शन में कि इस वाले वीक इंडेक्स स्ट्रॉन्ग स्टॉक में वो कौन सा बिजनेस इंटरेस्टिंग लगा। तो सीसीएल प्रोडक्ट्स में बताओ यार जरा क्या हो रहा है। तो सीसीएल प्रोडक्ट्स में प्राइमरी जो ट्रिगर है वो आ रहा है कॉफ़ी प्राइजेस से। सो ओवर लास्ट 2-3 इयर्स क्या हुआ था, सीसीएल प्रोडक्ट्स ने एक बहुत बड़ा कैपेक्स करके रखा था ओके, और उसका यूटिलाइजेशन ठीक तरीके से नहीं आ पा रहा था क्योंकि कॉफ़ी प्राइजेस रहे बहुत थे। ज़्यादा शूट अप हो गए। अच्छा, बढ़ रहे थे। तो वो ओके, कॉफ़ी प्राइजेस शूट अप होने के कारण वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच हो गया था। हाँ, तो फ्रॉम लास्ट 1 ईयर क्या हो रहा है कि वो कॉफ़ी प्राइजेस एक तो नॉर्मलाइज हो गए और अभी गिरने भी लग गए। तो इनके जैसे हाई वोलेटिलिटी रहती है अगर कॉफ़ी प्राइसेस में, सीसीएल प्रोडक्ट्स की वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच होती है। अच्छा, तो शॉर्ट टर्म डेट जो इनका था ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास तक का पहुंच गया था, जो कि अभी ऑलमोस्ट 1400 करोड़ तक आ गया है। 2000 करोड़ पहुंच गया था, और ये कंपनी कितने, अच्छा 13,000 करोड़ की कंपनी है, 2000 करोड़ डेट हो गया था। हाँ, तो वर्किंग कैपिटल काफ़ी स्ट्रेच हो गया था इसमें बिकॉज ऑफ वोलेटाइल कॉफ़ी ग्रीन कॉफ़ी प्राइजेस। अच्छा, तो अब वो कॉफ़ी प्राइसेस नॉर्मलाइज हो गए हैं, इवन कॉफ़ी प्राइसेस गिर भी रहे हैं, तो वहाँ पे इनके वर्किंग कैपिटल फ्री अप हो रहा है, कैश फ्लोज बन रहे हैं, उससे ही एक डेट चुका रहे हैं, तो इनका डेट ऑलमोस्ट 2000 करोड़ से 1400 करोड़ तक आ गया है। और अच्छा, मतलब ये पहले 10 से 15% की ग्रोथ की बात कर रहे थे, लेकिन एनुअलाइज बेसिस पे देखें तो इनकी ग्रोथ अभी करंट रन रेट पे देखें तो 20 से 25% दिख रही है। इस अच्छा, ऑन कॉल में कंपनी ने गाइडेंस भी दे रखी, मतलब गाइडेंस भी अपग्रेड करी है फॉर 15 to 20% ग्रोथ फ्रॉम 10 to 15, और मतलब इबिट्टा मार्जिन्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं इनके बिकॉज ऑफ मतलब एक इनका डोमेस्टिक बिजनेस भी थोड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू बन रहा है, जो कि अभी भी ब्रेक इवन हुआ है, वहाँ पे 4-5% मार्जिन की बात कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे मतलब बी टू बी बिजनेस में आपको बैलेंस शीट पे कैपेक्स करना पड़ता है, B2C बिजनेस में आपको हाँ, नहीं, पीएनएल पे कैपेक्स P&L करना पड़ता है। मतलब ये क्या हुआ है, थोड़ा समझाओ ना। जैसे आपको एक B2B बिजनेस में आप क्या कैपेक्स करोगे, आप फैक्ट्री डाल दोगे, हाँ, आपको मार्केटिंग तो करनी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो डिसाइडेड है अपने बंदे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और B2C में? B2C में आप शायद आपको पूरा जो कैपेक्स है आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे होता है, हाँ, बिल्कुल कि ठीक है। आपको ब्रांड नेम क्रिएट करना है।
अच्छा। तो सीसीएल का वैसे ही डोमेस्टिक ब्रांड जो है कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी करके आपने सुना होगा। यार वो उसमें लेमन ट्री में गए थे ना, वहाँ पे बिल्कुल। सीसीएल की रखी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, और रेलवेज में भी सीसीएल का चलता है इनका ज़्यादातर, मैंने मतलब। हाँ, कि मतलब थोड़ा सदर्न रीजन में मार्केट अच्छा है, मार्केट शेयर वहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। सो धीरे-धीरे पैन इंडिया ब्रांड बना रहे हैं, इसको स्केल कर रहे हैं और वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि इसके मार्जिन्स भी इम्प्रूव हो जाएँ। अच्छा, तो ये इंटरेस्टिंग था। क्या बोला था आपने, बैलेंस शीट में होता है वो, क्या होता है? बी2बी में बैलेंस शीट पे कैपेक्स होगा और और B2C में पीएनएल पे। पीएनएल पे कैपेक्स होगा। जैसे जनरली आप ज़ोमैटो, स्विगी जैसे बिज़नेस में देखोगे, मार्जिन्स काफ़ी कम होता है। हाँ, बिल्कुल EBITDA मार्जिन्स काफ़ी हाँ, कम होता है। जैसे स्विगी तो लॉस ही कर रहा है अभी। बिल्कुल। ज़ोमैटो कुछ प्रॉफिटेबल हुआ है। तो बट ड्यू टू कि B2C है। का पूरा जो B2C बिज़नेस है, वहाँ पे उनका मार्केटिंग एक्सपेंस और वो सब बहुत ज़्यादा होता है टू बिल्ड अ ब्रांड, टू मेंटेन अ ब्रांड। तो ये तो इनसाइट अच्छी थी, ये तो मतलब मेरे लिए भी की टेक अवे हो गया यार। हाँ। वाह। तो ये सब आपने मतलब मेरे से तो स्टॉक्स का भी पूछ लिया, अब आप हाँ। थोड़ा मेरे को होमवर्क दे दो कि मार्केट स्कैन्स में क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, वहाँ पे अच्छा। कौन सी नई इंडस्ट्रीज आ रही है, कौन सी नई कंपनीज आपको दिख रही ये है। जो मतलब आपको भी वॉच लिस्ट बनानी है अपनी की रीडिंग के लिए। हाँ, उसमें आप कोई नया फीचर लाए हो तो वो भी दे दो फ्री में। तो मतलब हमने मार्केट स्कैन जैसे सब अपने इन्वेस्टर्स भी यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ कर दो। तो सिंपली चार्ट है क्या अपना, आउट परफॉर्मिंग है, अंडर परफॉर्मिंग है, कंसोलिडेटिंग है, एक्यूमुलेटिंग है। तो अब जैसे आप अपनी स्क्रीन पे भी देखोगे, तो अभी आपको इसमें अराउंड, मैं अगर स्क्रॉल करूँ, 14 इंडस्ट्रीज ऐसी दिख रही हैं जो आउट परफॉर्मिंग स्टेज में है। जैसे अब आप देख रहे हैं ना, अब आप देखिए, आप लोग भी ना इस चीज़ को, डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे जो मैंने और यश ने डिस्कस किया कि हाँ भाई, हम ऑटो सीवी में डिस्कस कर रहे थे, वो आउट परफॉर्मिंग में आ रहे हैं। अच्छा, बैंक्स पीएसयू में हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, वो यहाँ पर आ रहा है। जैसे शिपिंग में, यार शिपिंग में कुछ टच करो ना, ये आउट परफॉर्मिंग में आ रहा है। मतलब फीचर में बता दूंगा, बट ये भी बताओ ना। शिपिंग में भी बेसिकली मतलब कमर्शियल शिपिंग साइड में भी काफ़ी गवर्नमेंट फंड्स रिलीज़ कर रही है टू एक कमर्शियल शिपिंग इंडस्ट्री अच्छा। डेवलप करने के लिए। और डिफेंस शिप बिल्डिंग साइड भी काफ़ी कुछ ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग strong है है। उसकी, लाइक जीआरएससी या और ये जीआरएससी मजडॉक कोचिंग, इन सब की ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली लाइक जीआरएससी लाइक 2-3 इयर्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की बात कर रहा है, 30-35% टाइप ग्रोथ की। अच्छा, तो 30-35%। हाँ, तो उनको ऑर्डर बुक विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट 1 to 2 लाख करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है उनकी। अच्छा, जीआरएसी में। बिल्कुल। पर ये सीमैक में भी ऑर्डर बुक वाले ही, सीमेंट इज़ मोर ऑफ एन मतलब एंसिलरी प्ले टू शिपिंग, जैसे सीमेंट हो गए, कृष्णा डिफेंस हो गया, राइट, ये राइट। थोड़े से शिपिंग के एंसिलरी प्लेस हैं ये लोग। अच्छा, सो इस ओके। पे मतलब एसओआईसी के ट्विटर पे एक पूरा शिप बिल्डिंग का भी वैल्यू चेन मैप आउट करके अच्छा, डाल रहता है। तो मतलब तो वो उसमें हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, या शेयर कर देगा। राइट। अच्छा, तो मतलब शिपिंग में हो रहा है। ओके। अच्छा, केबल्स पावर अभी हमने कवर ही किया, वो भी इसमें आ रहा है आउट परफॉर्म में। तो मतलब हमने ना ये फीचर एक बिल्कुल इंटीग्रेशन था, मतलब स्टॉक्स के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी सब यूज़ कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि कैसे हम फीचर्स से हम इंटीग्रेशन करते जा रहे हैं। तो आप क्या देखोगे, सिंपली अगर आप अपनी वॉच लिस्ट में देखते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कुछ अपनी वॉच लिस्ट बनाई है, एसओआईसी एलटीए पॉजिटिव, यहाँ पर आप स्कोर्स भी देख सकते हो कि आप अपनी वॉच लिस्ट में देख सकते हो कौन सा आउट परफॉर्मिंग में है, अंडर परफॉर्मिंग में है, कंसोलिडेटिंग है, एक्यूमुलेटिंग है। क्योंकि मुझे यश ऐसा लगता है कि अगर कोई बिजनेस अंडर परफॉर्मिंग में आ रहा है ना, हाँ। उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बेच देना चाहिए। मतलब जो वैल्यू बाइज ढूंढते रहते हैं, वो वैल्यू वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। आउट परफॉर्मिंग में जो आरएस वाले हैं, जो जितना मोमेंटम मोमेंटम देखते हैं, वो देख सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल कोई भी पर्पस ये नहीं होगा कि यहाँ पर बाय कर लो, यहाँ सेल कर दो। ये होगा कि मेरी वॉच लिस्ट में कब हम डाल रहे हैं, कब हम रीडिंग में जा रहे हैं। तो यार ये मतलब ये तो एक फीचर इंटीग्रेशन था। बट जैसे अभी आप सीमैक की बात कर रहे थे, डिफेंस की बात कर रहे थे, अभी आप आई गेस प्लांट विजिट पे भी गए थे। तो मतलब मैं, ये मेरा वो है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं प्लांट विजिट नहीं जा पा रहा हूँ, जैसे मान लिया आप भी नहीं जा पा रहे हैं, तो जो प्लांट विजिट जा रहा है उससे हम इंसाइट्स ले लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जरूर बताना कि प्लांट विजिट करके हाउ यू एबल टू अप्लाई दैट इन योर रियल इन्वेस्टिंग। तो आप कुछ इंसाइट शेयर करो, आपने पास्ट में जो भी कोई प्लांट विजिट करी हो। जैसे भी मतलब एकदम रीसेंट का ही बताऊँ तो आई वेंट टू एरोस्पेस की काफ़ी सारी कंपनीज़ के प्लांट विजिट में गया। अच्छा। तो मतलब ऑलमोस्ट 2 to 3 कंपनीज, प्लेयर्स लाइक डायनामेटिक, योजेल, टिंक्सिस, या फिर प्लेयर्स लाइक रेमंड। तो रेमंड में एक जेके मैनी करके बिजनेस उन्होंने काफ़ी पहले एक्वायर किया था। वो एरोस्पेस में मतलब एरोस्पेस इंडस्ट्री में है। ओके। तो उनके प्लांट पे गए थे।
सो वहाँ पे मतलब प्लांट्स पे जाके बेसिकली ऑन द फ्लोर समझ आता है कि ये जो कॉन कॉल्स में बात करते हैं प्रिसीशन इंजीनियरिंग या जो अलग अलग टाइप की सीएनसी मशीन्स की कॉन कॉल पे बात करते हैं, वो जाके वहाँ पे दिखता है कि अच्छा ये ऐसी सीएनसी मशीन होती है, ये मशीन मतलब कोई मशीन शायद इंडिया में बन रही होगी, कोई मशीन जापान की बन रही होगी, कोई जर्मनी की होगी। तो वैसे काफ़ी सारे न्यूआंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी लाइक डायनामेटिक डोर, वो जो आपका मे बी इंडिगो के प्लेन में आप जो गेट देखते हो, ओके, वो गेट डायनामेटिक असेंबल करता है। अच्छा, तो मतलब शायद वो गेट देख के आपको ऐसा लगता नहीं होगा, बट उसमें ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार पार्ट्स होते हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स असेंबली है वो। और वो उन्होंने मतलब प्लांट लेवल पे काफ़ी ऑटोमेट कर रखा है वो सब। मतलब इसके काफ़ी सारे की टेक अवेज हैं। वो रिसेंटली हमने उस पे SYC ब्लॉग रिसर्च के पेज पे, ट्विटर पेज पे आर्टिकल भी पब्लिश किया है, अच्छा, तो वहाँ से भी आप पूरा की टेक अवेज ले सकते हो। तो मतलब ये हो गया कि जो आप कॉन कॉल में पढ़ते हो वो आपने रियल लाइफ में देख लिया, बिल्कुल। मतलब कन्विक्शन और बिल्डअप हो जाती है इन सेंस। तो मतलब आप ऐसे ट्विटर पे शेयर करते रहा करो यार, क्योंकि मैं तो नहीं जा पाता हूँ, तो कम से कम आपको भी मुझे भी दोनों को भी ये प्लांट विजिट से थोड़ा टच मिल पाएगा कि यार कॉन कॉल में जो पढ़ा वो रियल लाइफ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राइट, तो हम आगे चलते हैं। और यार यश, आप एक चीज़ और बताओ मुझे, जैसे आप एक्सपोर्ट्स बिजनेस ओरिएंटेड भी बहुत सारे ट्रैक करते हो, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि पहले ट्रम्प टैरिफ 50% हो गए, 25 हो गए, कुछ ना कुछ न्यूज़ चल रही थी, फिर कट भी हो गए, फिर एक और कट आ गया। तो कुछ एक्सपोर्ट्स बिजनेस आप मुझे वो बताओ जो आप पढ़ रहे थे, जहाँ पर रेजिलियंस दिख रही थी, और इवेंचुअली ट्रम्प मतलब टैरिफ कट होने के बावजूद भी वो मतलब जब थे तब भी RS रिलेटिव स्ट्रेंथ में थे फंडामेंटली, नॉट ऑन टेक्निकल साइड, एंड अब तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में है। बिल्कुल। तो कुछ इसमें इंसाइट बताओ कैसे था, क्या था? तो एक्सपोर्ट बिजनेसेस में मतलब 2 टाइप के होंगे। एक तो लो क्वालिटी, अच्छा, जो मतलब एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है वो। मतलब डिपेंडेंट तो दूसरे बिजनेस भी हैं, बट वो अपने मार्जिन्स हो गए, रिटर्न रेशियोज हो गए, वो कहीं ना कहीं मेंटेन कर लेते हैं। ओके, डिटीरियोरेशन उनमें भी आता है लेकिन इतना स्टीप नहीं आता है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल प्लेयर्स हो गए, उनमें वॉल्यूम ग्रोथ भी खराब हो जाएगी, मार्जिन्स भी उनके पूरे टूट जाएंगे, अच्छा, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच हो जाएगा, वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएंगी। जो लो क्वालिटी प्लेयर होगा। वो कहीं ना कहीं थोड़ा लो क्वालिटी प्ले हो गया। और वहीं पे अगर हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट बिजनेसेस देखें तो प्लेयर लाइक गरवारे हाईटेक हो गया, तो वहाँ पे इवन दो उनका ग्रोथ पूरा वैनिश हो गया था एक ट्रम्प टैरिफ सिचुएशन के चक्कर में, हाँ, बिकॉज मतलब उन्होंने इफ दे वांटेड कि ग्रो करना है तो वो ग्रो कर सकते थे मार्जिन पे हिट लेके, अच्छा, बट दे वांटेड कि हम हमारा मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, थोड़े टाइम का ये पेन पीरियड है, वी विल टेक दैट पेन पीरियड, और जैसे जैसे ऑर्गेनिक ग्रोथ आएगी वी विल डू दैट ऑर्गेनिक ग्रोथ, थोड़ा सा मार्जिन पे मतलब एक मिनिमल हिट लेंगे, लेकिन नॉट कि एक्सट्रीम की 25% मार्जिन बना रहे हैं वहाँ से सीधा 15% बनाने लग गए। तो उनके मार्जिन्स मोटा मोटी 20-22% रेंज में कहीं ना कहीं स्टेबल थे। अच्छा, गड़बड़िया देख के। हाँ, ओवर पूरे पीरियड में देखो तो कि एक पॉइंट में शायद जून 24 में मतलब 25% जैसा मार्जिन भी बना रहे थे, लेकिन जैसे टेरिफ सिचुएशन आई तो 19, 22, 21% मार्जिन, हाँ, जैसे दिसंबर वाला जो क्वार्टर था इनको 50% टैरिफ लगा, तो वहाँ पे जाके इनका मार्जिन थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ। बट अब जैसे सिचुएशन वापस से रिवाइव हो गई है, तो अब आप उसमें जाके ट्रैक कर सकते हो कि क्या इसमें नया कैपेक्स आ रहा है, क्या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कैपेक्स है। ऐसे आप एक्सपोर्ट बिजनेसेस में देख सकते हो कि ये वैल्यू एडिशन की तरफ जा रहे हैं, इनका बिजनेस मोड क्या है, वो सब चीज़ें आप समझ सकते हो इसमें। अच्छा, तो मतलब चलो ये तो आपने मुझे एक डीपर इंसाइट बताई कि जहाँ पर एक ऐसी कंपनी है लो क्वालिटी वाली जो कह रही है कि भाई सब कुछ करके मुझे मार्केट शेयर चाहिए, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कस्टमर नहीं मानता है, चाहे आप बिल्कुल ज़्यादा पैसे मांगोगे नहीं देंगे आपको। एक हो गया आपका हाई क्वालिटी प्रोवाइडर, वो कहते हैं कि ठीक है चलो थोड़ा मार्जिन पे हिट ले लूंगा बट अपने कस्टमर लूज नहीं करूंगा, और इवेंचुअली सिचुएशन टर्न हुई, उनके मजे हो गए। अब ये तो हम आज बात कर रहे हैं, अब आप मुझे ये बताओ, आई गेस मुझे जितना याद है आपके पास कुछ एक्सपोर्टर्स थे जब ये पूरा टेंट्रम चल रहा था, तब आप कैसे होल्ड कर रहे थे, कैसे चीज़ें देख रहे थे, ये बताओ। तो इसमें आप पोजीशन साइजिंग से ही खेल सकते हो और बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता नहीं है। मतलब आप अगर पेन पीरियड में किसी स्टॉक को होल्ड कर रहे हो हाँ, तो मे बी अगर आपको क्लियर दिख रहा है कि यार इसमें रिस्क तो है,
लेकिन बिजनेस अच्छा है तो वहाँ पे आप आपका लोकेशन कट डाउन कर लो, वो सब चीज़ें आपको मतलब ऑन अ पोर्टफोलियो लेवल वो सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। मतलब फंडामेंटली तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने लो क्वालिटी बिजनेस है कि हाई क्वालिटी। हाँ उसके बाद फिर आप अपनी पोजीशन साइजिंग से खेल सकते हो उसको, कि मतलब ऑब्वियसली आपके पोर्टफोलियो का 50% नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। या फिर आप उतना ड्रॉडाउन देख सको, हाँ मतलब रिस्क एपेटाइट और या अगर रात में सो सकते हो आराम से तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ राइट राइट। मतलब जैसे मेरे कुछ इन्वेस्टर फ्रेंड थे, उन्होंने 8% होल्ड कर रखे थे एक्सपोर्टर्स, बट दे आर हैविंग अ गुड स्लीप। बिल्कुल। तो अब और अच्छी स्लीप हो गई इसके बाद। अच्छा, ओके, तो ये एक्सपोर्टर्स वगैरह। अच्छा यार यश, एक बात और बताओ, ये तो हमने इंडस्ट्रीज देखी, आरएस बेसिस पे देखी, फंडामेंटली बेसिस पे देखी, कुछ एक्सपोर्टर्स भी कवर करे। आप इस समय कौन सी इंडस्ट्री देख रहे हो? मतलब क्या होता है ना, मार्केट में एक सबसे बड़ी चीज होती है कि क्या देख रहे हो। बिल्कुल। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप कौन सी इंडस्ट्री देख रहे हो इस समय, कि आप पढ़ रहे हो, मतलब ये जानना चाहता हूँ मैं। तो अभी मतलब ऑफ रिसेंटली देखें तो नई इंडस्ट्रीज़ में भी सीडीएमओ प्लेयर्स हो गए, कुछ यूनिक प्लेयर्स हैं काफ़ी जिनमें ग्रोथ अच्छी आ रही है, स्ट्रेंथ अच्छी है अभी, वो सब प्लेयर्स हो गए। ओके। देन देर आर फ्यू मे बी डिफेंस प्लेयर्स, जैसे एरोस्पेस के प्लांट विजिट जब काफ़ी सारे एरोस्पेस प्लेयर्स भी देख रहा हूँ। देन कुछ बॉटम्स अप भी स्टॉक्स होते हैं काफ़ी बारी, खाली थीमेटिक लेवल पे नहीं, कुछ बॉटम्स अप स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे मे बी मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, जहाँ पे मे बी कोई कहीं पे बॉटम्स अप प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है। ठीक है। तो वो सब बिजनेस मे बी पोर्टफोलियो में ना है बट ट्रैक लिस्ट में आ जाता है कि अभी वॉच लिस्ट में है, जब जहाँ पे इन्फ्लेक्शन दिख जाएगा तो वो सब चीज़ें देख सकते हैं कि इसमें अभी प्रोडक्ट मिक्स चेंज एक्चुअल में नंबर्स में विजिबल होने लग गया, वो नंबर्स एंड नैरेटिव्स वाली चीज़। अच्छा, नंबर नैरेटिव, ओके। तो मतलब आप पहले ऐसे कर दो कि अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दिए, बिल्कुल। ट्रैकिंग करते रहे, एंड जब कुछ फंडामेंटली या टेक्निकली इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आया, तब आप उसको अपने पोजीशन साइज जैसे काफ़ी सारे रिसाइकलर्स हो गए, लाइक लास्ट 2-3 साल से उसको रिसाइकलर्स को ट्रैक कर रहे हैं, तो उसमें भी केपेक्स साइकिल होती है कि जब केपेक्स चल रहा है तब तो वॉल्यूम ग्रोथ आएगी नहीं, क्योंकि केपेक्स चल रहा है अभी, तो जब वो यूटिलाइजेशन आएगा। तब वो उसमें वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। तो जैसे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं कॉपर रिसाइकलिंग में, लेड रिसाइकलिंग में, हाँ। तो वो प्लेयर्स हो गए। तो यार यश, अब मतलब मैं इतना तो समझ गया आपसे बात करके कि आपका कुछ एक प्रोसेस बना हुआ है, बिल्कुल। कि भाई आपने चाहे बॉटम से पिकिंग करी, चाहे टॉप डाउन करी, चाहे आरएस देखा, उसके बाद फिर आप कुछ ट्रैकिंग करते हो। तो यार मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि सिंपली मैं भी आज अपना प्रोसेस सिंपल करना चाहता हूँ। मैं अगर स्टॉक स्कैन में कुछ फीचर डाल रहा हूँ, प्लस मैं इक्विटी सर्च भी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा नहीं बैठता। ऐसे ही अपने बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी हैं जो अपना फुल टाइम जॉब कर रहे हैं या फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं। तो क्योंकि देखो, मैं आप सबको एक चीज़ मैं बता दूं कि यश इज़ अ मैन बिहाइंड स्टॉक्स के, जो मुझे एआई में हेल्प करता रहता है कि यार आप कौन ऐसे पढ़ सकते हो, आप ऐसे ग्राफिक्स डाल सकते हो। तो आप मुझे बताओ अपना प्रोसेस, कि आप कैसे एआई को लेवरेज कर रहे हो। बिल्कुल। क्योंकि एक एक कॉर्नर तो इस समय ये है कि भाई एआई से जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बीच में भी कुछ चल रहा है अभी, जो लोग उसको लेवरेज करके प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं। मतलब मैंने अभी ये भी देखा रिसेंटली कि एआई से, जैसे अभी रिसेंटली गूगल का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च है पॉमिली करके, वो आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर देता है लिटरली, ब्रांड इसमें ब्रांड चिपका देगा और किसी मॉडल के साथ रख देगा। तो मतलब इस तरफ से प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। तो आप बताओ मुझे, कैसे एआई को आप यूज करते हो फॉर मेकिंग योर प्रोसेस, और अपना टाइम बचाने के लिए। क्योंकि आप दिन भर तो नहीं पढ़ते रहोगे ना, आप पिकल भी खेलने जाओगे, दोस्तों के साथ भी जाओगे, किसी पता चले इक्विटी वॉर्म बन गए। हाँ, ठीक है, तो आप मुझे उस प्रोसेस से पहले बताओ। अब जैसे प्रोसेस में भी सिंपल होगी कि फॉर एग्जांपल वही थीम, वैल्यू, प्रमोटर, ग्रोथ, वो सब वाली प्रोसेस ही है। मतलब वो टीवीजीपी वाला रहेगा वो। टीवीजीपी प्रोसेस ही है कि मार्केट स्कैन पे मे बी कोई नई इंडस्ट्री दिखी, फॉर एग्जांपल आफ्टर लॉन्ग पीरियड केबल्स एंड वायर्स वापस दिखने लगे, हाँ। तो वो एक इंडस्ट्री दिखी, तो वहाँ पे जाके फिर मैं क्या करूँगा, केबल्स एंड वायर्स में जो भी प्लेयर्स हैं उनकी आके नहीं ज़्यादा तो एक बार कॉल समरी जो स्टॉक स्कैन्स पे दिखती है वो तो पढ़ ही लूँगा, हाँ, तो ओवरव्यू मिल जाएगा। ब्रॉडर ओवरव्यू मिल जाएगा कि चल क्या रहा है, ओके। एटलीस्ट वो तो पता हो कि क्या चल रहा है, तो शायद कुछ एक्शन भी ले पाए। ठीक है। अब वहाँ पे मे बी इंडस्ट्री पूरी पढ़ ली,
कि मतलब इंडस्ट्री में कौन कॉल्स देख ली, उनकी समरी पढ़ ली एक बार कौन कॉल्स की। तो फिर डिसीजन हो गया आपका। मे भी कोई नया प्लेयर होगा या कोई नई इंडस्ट्री होगी, तो उसमें थोड़ा अबाउट द कंपनी और वैसा पढ़ लिया, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस देख ली। वो अब एक डॉट्स कनेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, वो सारा जो रॉ मटेरियल है वो उठा के आप कहीं नोटबुक एलएम वगैरह में डाल सकते हो। में फिर आप क्यूएनए खेलो अच्छा। नोटबुक एलएम के साथ में कि की ट्रिगर्स क्या आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में। ओके, इफ कोई ट्रिगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो आप उससे समझो समझो कि इस ट्रिगर को मतलब व्हाई दिस ट्रिगर इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस इंडस्ट्री, या एक्स वाई जेड। कोई फॉर एग्जांपल आप कोई केमिकल कंपनी पढ़ रहे हो, अब मेरे को नहीं पता फिनॉल क्या होता है, हाँ, तो आप सिंपल सा चैट जीपीटी पे जाके पूछ सकते हो कि फिनॉल क्या होता है, वो आपको बता देगा फिनॉल क्या होता है। उसके लिए आपको कोई केमिकल एक्सपर्ट से जाके बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास एक्सपर्ट आपके साथ ही बैठा हुआ है आपके हमेशा। मतलब आपको अपने केमिस्ट्री वाले टीचर को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, सर ये फिनॉल बता दो, क्लास में अटेंड नहीं कर रहा था। तो मतलब इससे ये हुआ कि मतलब जितना मैं समझ पाया, जितना मैं आपको देखता भी हूँ, कि आप क्या कर रहे हो कि सब कुछ रॉ मटेरियल लिया, एआई में डाला और आपने कहा कि चलो मुझे बेसिक समझा दो। बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं आ रहा, प्रोडक्ट समझ लिया आपने, फिर आप अपनी थीसिस बनाते हो, बिल्कुल मॉडल बनाते हो गए। ओरिजिनल थिंकिंग तो मतलब ज़रूरी है। वो तो ह्यूमन की रहनी चीख का भी तो फैक्ट है। ओके, अच्छा आप एक चीज़ और बताओ कि मतलब मैं आपका पर्सनल व्यू जानना चाहूँगा, मतलब कि आप बहुत एआई प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि ये आपके एक्सपीरियंस से बताना, फैक्ट्स चेंज हो सकते हैं, नो वरीज, बट मैं एज आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या लग रहा है आपको, क्या ये एआई बबल हो रहा है या एआई एज अ टेक आपकी हेल्प कर रहा है और इवेंचुअली आगे जाके भी हेल्प करेगा? बबल का तो अभी पता नहीं एट दिस पॉइंट दो, बट अगर देखें तो लेवरेज तो बहुत बड़ा है एआई। मतलब आज की तारीख में देखें तो आप एक 20-25 पेज की डिटेल्ड रिपोर्ट बना सकते हो एआई से, कोई पर्टिकुलर बिजनेस समझने के लिए, मे बी इंडस्ट्री समझने के लिए। तो जिसमें आपको शायद वो डॉट्स कनेक्ट करके एक रिपोर्ट बनाने में मे भी हफ्ते भर का समय लगता, तो वहाँ पे आपको कुछ दो मतलब 10 से 15 मिनट में एक रिपोर्ट बन के आ जाएगी कि आपको ब्रॉडर व्यू मिल जाएगा कि अच्छा ये इंडस्ट्री में ये मैट्रिक्स होता है। वहाँ से आपको एक प्रोसेस आपका फास्ट हो जाता है। मतलब हाँ, ये लेवरेज है राइट। कि अब वहाँ पे आपने फिर बॉटम्स अप एक कंपनी पकड़ ली उस इंडस्ट्री में कि अच्छा इस इंडस्ट्री में कंपनी की रिपोर्ट बनवा लेता हूँ मैं, तो वो रिपोर्ट में कंपनी का थोड़े मैट्रिक्स समझ आ गया कि अच्छा इसमें ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, सारे धीरे धीरे चीज़ें समझ आ गई। तो प्रोडक्ट मतलब लेवल बाय लेवल कहीं ना कहीं एआई आपको जाके हेल्प ही कर रहा है। ओके, मतलब या आपकी रिसर्च प्रोसेस फास्ट हाँ, रिसर्च फास्ट हो जाएगी, राइट। मतलब आपको बाय सेल तो खुद ही देखना पड़ेगा, हाँ बट जो बाय सेल के पीछे पूरी मैथ्स थी वो अब आप अपने हाथ पे कंट्रोल कर चलते हो। और मुझे तो लगता है यार, जैसे आप तो फुल टाइम इन्वेस्टर हो, फुल टाइम रीडिंग करते हो, मेरे जैसे लोग हैं जो या फिर कॉलेज जा रहे हैं, उनके लिए बेस्ट हो गया ना काम, कि मतलब मैंने इंडस्ट्री का पूरा डेटा डाल दिया और मैं कहा कि भाई मुझे आप सिंपली समझा दो, समरी कर दो, ये कर दो। सिंपल सा कोई मान लो 52 वीक हाई ब्रेकआउट वाले स्कैन पे अलर्ट लगा लिया, उसमें कोई नया बिजनेस आया, स्टॉक स्कैन्स पे जाके कौन कॉल समरी पढ़ ली, तो आपको पता पड़ गया अच्छा ये इसमें ये हो रहा है। कहीं आप ऐसा करते तो नहीं हो? अच्छा, चलो तो फिर मतलब ये तो अब कंक्लूड करते हैं अपने इसी सेशन को। तो हमने बहुत अच्छी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी, मतलब जो हमारा मेन टॉपिक था बिटवीन द लाइंस, क्योंकि सिर्फ स्कैनिंग इज़ नॉट अ पर्पस, स्कैनिंग के बाद अंदर क्या हो रहा है मसाला वो ज़रूर पता होना चाहिए। तो इस जुगलबंदी में हमने यही करने की कोशिश करी, टेक्निकल और फंडामेंटल को जोड़ा। तो अब आई बिलीव आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो अगर आपको पसंद आता है तो यू नो आवर सिग्नेचर कमेंट आप लिख सकते हैं, मज़ा आ गया यश, एंड फिर हम मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।